हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी फॉर्म 5th सेमेस्टर के मेडिसिन और केमिस्ट्री सेकंड के बारे में, जिसका हम लोग आज यूनिट सेकंड देखेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछली बार एग्जाम में आए हैं, उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा यूनिट सेकंड का। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर होगा और यूनिट सेकंड का कंप्लीट सोल्यूशन लगभग इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो इसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इसको देख लेते हैं, उसका आंसर सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द सिंथेसिस ऑफ आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का हमें सिंथेसिस लिखना है। ये हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स में आती है, जो वैसोडाइलेटर्स की कैटेगरी में आती है। तो इसकी सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं डिसॉर्बिटॉल। डिसॉर्बिटॉल का रिएक्शन कराते हैं 4-मेथिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 4-मेथिल 4 नंबर पे जो मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, 4-मेथिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो इससे क्या बनता है, आइसोसॉर्बाइड बनता है। फिर आइसोसॉर्बाइड का हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड से या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से HNO3 या H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो आइसोसॉर्बाइड नाइट्रेट बनता है यहाँ पे। तो ये हमारे बेसिक सिंथेसिस हो गए इसमें, जो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट की है। 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आप सिंथेसिस में लैंग्वेज भी इसका लिख सकते हैं कि व्हेन डिसॉर्बिटॉल react with the 4-methyl benzene sulfonic acid, then it form isosorbide, and further isosorbide react with the nitric acid or sulfuric acid, then it form the isosorbide dinitrate, isosorbide nitrate। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें सिंथेसिस हमारी जो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का वो कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है 2 नंबर का, वो डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और एसिटाजोलामाइड का यूजेस है। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन में बहुत आते हैं एसिटाजोलामाइड का, कि इसमें सार इसका लिखना रहता है, इसमें जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना रहता है और इसका जो है ड्रग का सिंथेसिस भी इसमें पूछ लेता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें पूछा गया 2 नंबर में, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, पहले इसमें 2 लाइन में लिखा गया है, उसको फिगर के माध्यम से इसको समझा गया है कि किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एसिटाजोलामाइड गिव देयर इफेक्ट ऑन PCT, जो पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है उसमें ये अपना इफेक्ट शो करता है। कैसे शो करता है कि हमारा जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट है उसको इनहिबिट कर देता है। जब रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है तो फर्दर जो है यूरिन का जो है प्रोसेस पासेज होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका हम यूज डायूरेटिक्स के रूप में करते हैं। तो इसमें एक फिगर से हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन होता है वो जो सोडियम और हाइड्रोजन के एक्सचेंज से होता है। यहाँ से सोडियम और हाइड्रोजन का जो एक्सचेंज होता है उसके थ्रू होता है। ठीक है, जिसके थ्रू जो सोडियम इंटर करता है हमारे सेल में और जो हाइड्रोजन होता है ये एंडोथेलियस से ल्यूमेन पार्ट्स में, नेफ्रॉन के पार्ट्स में जो है एंटर करता है। ठीक है, फिर ल्यूमेन में क्या होता है, ये हमारा ल्यूमेन है, एंडोथेलियल है, ब्लड है। ल्यूमेन में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट कंबाइन करता है किससे, यहाँ पे बाइकार्बोनेट है और ये हमारे कंबाइन करता है किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो हमारा बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड या H2CO3। ठीक है, और जब ये कार्बोनिक एसिड बनाता है तब इसमें क्या होता है कि फर्दर ये क्या होता है, रैपिडली डिहाइड्रेट होता है। किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यहाँ पे लिख दिया गया छोटा सा C, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये क्या करता है कि ये फर्दर डिहाइड्रेट होता है रैपिडली, तेजी के साथ, और ये किसमें टूटता है, वाटर एंड CO2 में टूटता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है कि CO2 हमारे यहाँ एंटर करता है किसमें, एंडोथेलियल सेल में। ठीक है, और सिंगल डिफ्यूजन से इसमें एंटर करता है। फिर H2 से मिलके क्या बनाता है, फिर से बना लेता है हमारा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस के हेल्प से फिर इसमें आगे क्या प्रोसेस होता है, फिर इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन फिर से चला जाता है इसमें ल्यूमेन में और जो बाइकार्बोनेट है वो चला जाता है कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो ड्रग दी जाती है एसिटाजोलामाइड वो कहाँ पे एक्ट करता है, ये H2CO3, यहाँ जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है इससे जो डिसोसिएट होता है फर्दर ये H2 और CO2, यहाँ पे ये ड्रग एक्ट करता है। ठीक है, तो कार्बोनिक बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेस पर एक्ट करता है और यहाँ से इन्विट कर देता है इसके जो ब्रेक डाउन जो फर्दर डिहाइड्रेट हो रहा है। ठीक है, तो जो फर्दर डिहाइड्रेट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो रोक देता है। ठीक है, इसलिए यूरिन का इसमें प्रोसेस जो है पासेस जो होना उसका होता है वो बढ़ जाता है और ये डायूरेटिक की तरह यूज होता है। ठीक है, इसका यूज भी हम लिख सकते हैं कि डायूरेटिक में इसका हम यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसमें डिस्क्राइब द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड
राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द रास सिस्टम, जो हमारे रेनिन एंजियोस्टेनिन सिस्टम पे कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, उसका हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। ठीक है, तो इसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हम लिख सकते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर द दोज ड्रग व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एंड यूज्ड इन द प्रिवेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेज मतलब अच्छे से आंसर लिख सकते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में लिखना है तो उसका डेफिनेशन हो गया और उसके बाद क्लासिफिकेशन आप इसमें लिख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले क्लास आती है आपकी एसी इनहिबिटर, जिसमें आता है कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालोप्रिल, बेंजाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड, क्विनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। तो हमारा एसीई इनहिबिटर हो गया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में। फिर आता है इसमें दूसरी क्लास आती है सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग। इसमें हमारा मेथाइल डोपेट हो गया, क्लोनिडीन्स हो गया, ग्वानाथीडीन हो गया, मोनोसल्फेट हो गया, गुआना बेंजीन एसीटेट हो गया। फिर आता है इसमें वैसोडाइलेटर कैटेगरी की आती है। इसमें कौन सी ड्रग हो गई, जैसे सोडियम नाइट्रोपरसाइड हो गया, डायजाऑक्साइड हो गया, मिनॉक्सिडल हो गया, रिजरपिन हो गया, हाइड्रोजोलामीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। ठीक है, फिर इसमें आता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें हमारा ड्रग हो गया टीमोलोल हो गया। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं हम कि इसका जो है रास सिस्टम पे जॉब करते हैं। रास क्या होता है, रेनिन एंजियोस्टेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि बेसिकली एसीई इनहिबिटर होता है, जिसमें एंजियोस्टेनिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं जैसे किडनी से रेनिन होता है वैसे और रिलीज होता है, वैसे लीवर से क्या रिलीज होता है, एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है। तो एंजियोटेंसिनोजन रेनिन के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एसीई के प्रेजेंट में, जो एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म में होता है। फिर जो इसके आगे फर्दर जो है रिएक्शन होती है, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स से फिर एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, फिर सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, फिर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिर इसमें क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर इसमें बीपी की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या इसमें हो जाती है। तो ये ड्रग कहाँ पे एक्ट करता है, बेसिकली यहाँ पे एक्ट करता है। जो एसी इन्विटर होता है यही यहाँ इसको क्या कर देता है, इन्विट कर देता है, जिसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और जब एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होता है तो फर्दर जो रिएक्शन इसकी स्टॉप हो जाती है और यहाँ पे जो हाइपरटेंशन के ड्रग के रूप में इसका यूज होता है। तो हमारा हो गया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अलॉन्ग विद देयर यूजेस। तो इसमें जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ये हमारा कैल्शियम, इसमें आप डायग्राम बना सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, इसमें सोडियम आयन का वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया, यहाँ पे कैल्शियम आयन का चैनल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत आसान है, इसमें आप समझ लेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, द ड्रग एक्ट बाय द ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल विच इनवर्ट द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन विच इज नोन फॉर द एक्साइटमेंट, कंट्रैक्शन एंड सिग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम चैनल को बेसिकली ब्लॉक करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि किसके लिए कैल्शियम आयन रिलीज करता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्साइटमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए और सिक्रेशन के लिए। तो जो कैल्शियम आयन जो है एक्टिवेट होता है तो सार्कोप्लास्टिक रेटिकुलम से बाइंड करता है। जब इससे बाइंड करता है तो फर्दर ये कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करता है। फिर ये जाके कहाँ पे जो है इंटरेक्शन करते हैं एक्टिन एंड मायोसिन पे, तो इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, और जब यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम देते हैं तो ये इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देता है कैल्शियम चैनल, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। तो फर्दर जो है कैल्शियम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिससे इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड नहीं करते हैं और फिर एक्टिन मायोसिन पे अपना एक्शन शो नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गया। इसका यूज कहाँ पे होता है, इसको हम यूज करते हैं इसमें एंटी एंजाइनल ड्रग में इसका हम यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हो गया वेरामेप्रिल, बेप्रिडिल हो गया, हाइड्रोक्लोराइड, डिल्टीजैम हो गया, एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ड्रा द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ लूप डायरेटिक्स ड्रग। ठीक है, तो इसमें लूप डायरेटिक्स के बारे में लिखना है, इसका स्ट्रक्चर एंड यूजेस लिखना है। तो इसमें जो लूप डायरेटिक्स है यहाँ पे हमारे इसका जो बेसिकली इसमें मेनली 3 ड्रग हैं। इसको हम हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी कहते हैं। इसमें पहला हो गया फ्यूरेसिमाइड। फ्यूरेसिमाइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें एक बेंजीन रिंग बनी है, इसका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे SO2 NH2 ग्रुप अटैच हुए, फिर इसके साथ नाइट्रोजन रिंग के साथ यहाँ पे 5 कार्बन का रिंग एक अटैच है, यहाँ पे फ्यूरॉन रिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर हो गया। आप इसको देखिए यहाँ से बना सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। इसका यूज क्या है, इसका यूज डायरेटिक्स के रूप में इसका यूज हम करते हैं, इसका यूज हम लिख सकते हैं 2 लाइन में। ठीक है, फिर अगला ड्रग है ब्यूमेटिडीन हो गया। ब्यूमेटिडीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है, इसका भी यूज जैसे सेम ही होता है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है।
आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो लास्ट ड्रग है इसमें, थर्ड ड्रग लूप डायरेटिक्स में जो लास्ट ड्रग है हमारा इथाइरिक एसिड हो गया। इथाइरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसका यूज हम क्या करते हैं डायरेटिक्स के रूप में, इसका यूज करते हैं हाई सीलिंग में। हाई सीलिंग मतलब इसकी एफिकेसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जो हमारा लूप डायरेटिक्स का ड्रग का हमें स्ट्रक्चर लिखना था वो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7 नंबर में पूछ सकते हैं इसमें से, और 10 नंबर में क्वेश्चन बहुत आते हैं। 2 नंबर का इसमें भी एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, अभी हमने देखा था। तो इसमें है इसमें ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाजोलामाइड, सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड। ठीक है, तो इसमें सिंथेसिस लिखनी है हमें एसिटाजोलामाइड की, और हमें इसका क्या करना है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने अभी 2 नंबर वाले में देखा था उसको हमें थोड़ा डिटेल में इसमें लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है चूंकि। तो इसमें एसिटाजोलामाइड कौन सी क्लास की ड्रग है, हमारा डायरेटिक्स ड्रग है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के रूप में इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज इसमें, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस इसमें हमें पूछा गया है 10 नंबर में। तो सबसे पहले हम लोग सिंथेसिस देख लेते हैं। तो सिंथेसिस में इसका सिंथेसिस हम देखते हैं कहां से कैसे होता है। इसमें 2 एमिनो 1,3,4 थायाजोल 5 थायोल। ठीक है, तो इसमें 5 में थायोल ग्रुप अटैच है। ऐसे में 2 एमिनो दूसरे नंबर पे क्या अटैच है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। और पहले, तीसरे और चौथे यहाँ पे जो पहला है, तीसरा है और चौथा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, थायोल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें थायाजोल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं 2 अमीनो 1,3,4 थायाजोल 5 थायोल। इसका जब रिएक्शन कराते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्रेट से, तो एक इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में इसमें क्या ऐड हो जाता है, यहाँ पे NH के साथ में यहाँ पे एक EH यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे ऐड होता है OCH3। ठीक है, COCH3 यहाँ पे ऐड हो जाता है। और फिर ये हमारा फर्दर रिएक्शन होता है H2O और Cl2 से। फिर ये हमारा क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे जो है H के साथ यहाँ H निकलता है, यहाँ पे O2Cl यहाँ पे ऐड होता है, और ये यहाँ पे एज इट इज सेम रहता है। फिर उसके बाद हम इसको अमोनिया से जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो Cl है इसके स्थान पे यहाँ पे एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ Cl निकल जाता है, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, NH2 ऐड हो जाता है। तो हमारा एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा सिंथेसिस हो गया। अब इसका हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें जैसे हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अभी इसमें देखा था 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो हमने इसमें थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देखा था। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका थोड़ा 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट लिखा गया है, एसिटाजोलामाइड गिव देयर इफेक्ट इन PCT, जो हमारे नेफ्रॉन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं उसमें एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है, ये हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट का उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे कि यूरिन जो हमारे यूरिन का पासेज जो है बढ़ जाता है, और इवन डायरेटिक्स की तरह से इसका हम यूज करते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने फिगर में देखा था इसमें कि जो है इसके लिए क्या आवश्यक होते हैं, तो जो है सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक्सचेंज जो है नेसेसरी होता है इसमें सेल में, जैसे कि ल्यूमेन से एंडोथेलियल सेल में जाते हैं। तो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट होता है CO3, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। किसके प्रेजेंट में बनाते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंट में। ठीक है, फर्दर ये क्या करते हैं, रैपिडली डिहाइड्रेट होते हैं H2O और CO2 के रूप में, और ये CO2 कहाँ चला जाता है, एंडोथेलियल सेल में। ठीक है, जब एंडोथेलियल सेल में जाता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, तो ये क्या करता है कि फिर से जो है H2O और CO3 के रूप में जो है टूटता है। ठीक है, तो ये जो है फर्दर लौट जाता है कहाँ पे, ल्यूमेन में या इसके थ्रू। ठीक है, और ये CO3 कहाँ चला जाता है, ब्लड में। तो ये हमारा सिंपल मैकेनिज्म हो गया यूरिन फॉर्मेशन का, यूरिन का हमारे ब्लड में इसमें पहुंचने का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होता है एसिटाजोलामाइड, वो यहाँ पे ऐड करता है कार्बोनिक एनहाइड्राइड पे, इसको जो है इनहिबिट कर देता है। जब यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो हमारा है, इसका जब H2O CO2 में कन्वर्जन नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा, जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो इनहिबिट होगा, कम होगा, जिससे हमारा ये ड्रग एक्ट करेगा। तो इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन इज इनिशिएटेड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर व्हिच अलाउ सोडियम टू इंटर इनटू द सेल एंड हाइड्रोजन इनटू ल्यूमन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहां पे एंटर करता है, सेल में, और हाइड्रोजन जो ल्यूमन पार्ट पे, नेफ्रॉन में ल्यूमन पार्ट पे एंटर करता है। इन फिर ल्यूमन में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट कंबाइन विद द नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, विच रैपिडली डिहाइड्रेटेड टू H2O एंड CO2 विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसके बाद क्या होता है कि CO2 एंटर कर जाता है हमारा कहाँ, एंडोथेलियल सेल में, किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। एंड जो H2O क्या होता है, वो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं नाउ दिस इंट्रासेलुलर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट। फिर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कहाँ बैक हो जाता है, ल्यूमन पार्ट में चला जाता है, और सोडियम जो है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ में, ब्लड में।
उसके बाद जब हम देते हैं क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जैसे कि एसिटाजोलामाइड इंट्रोड्यूस मतलब उसमें देते हैं पेशेंट को, वो क्या करते हैं कि दे इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, जो रीएब्जॉर्प्शन होगा बाइकार्बोनेट का वो रेड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, ड्यू टू दियर इफेक्ट एक्सेसिव फ्लूइड इज एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन एंड हेल्प्स टू ट्रीट डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, एडेमा, ईटीसी। ठीक है, तो इसमें किस पे यूज करेगा ये कि जब एक्सक्रीशन फ्लूइड हमारे इसके इफेक्ट से क्या होगा कि जो हमारा ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा यूरिन के साथ में, फिर इसमें जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, एडेमा हो गया, इस सबसे हमें डिजीज से हमें ट्रीटमेंट मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायरेटिक्स, ये डायरेटिक्स में एसिटाजोलामाइड का हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है लॉन्ग क्वेश्चन में, व्हाट इज हाइपरटेंशन, डिस्कस द ड्रग एक्टिंग द ड्रग यूज्ड इन द रेनिन, एंजियोस्टेनिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या फिर इसमें कहता है रास सिस्टम में कौन कौन से ड्रग होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन इज द कंडीशन ऑफ बॉडी persistent and prolonged condition in which the blood pressure acting on the endothelial wall is increased more than the 120/80 mmHg for prolonged period। ठीक है, तो इसमें हाइपरटेंशन क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, किससे, जो नॉर्मल रेंज है 120 और 80 है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इससे जब कुछ टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाता है तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हमको इसमें पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव। अब इसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है, दोज ड्रग विच रिड्यूस द केस ऑफ हाइपरटेंशन इज कॉल्ड द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इसको हम डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। ठीक है, अब हम इसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सी ड्रग आती है, इसके बारे में देखते हैं। फिर इसमें हम डिटेल में देखते हैं कि जो रास सिस्टम पे एक्ट करती हैं ड्रग वो किस प्रकार से एक्ट करती हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, उसका यूज क्या होता है, उसके बारे में लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो इसमें पहली क्लास आती है क्लासिफिकेशन में ACE इनहिबिटर, जिसको हम एक्टिंग एंजियोस्टेनिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर भी कहते हैं। ये हमारे रास सिस्टम पे वर्क करती है। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल है इसका है, कैप्टोप्रिल हो गया, लिसिनोप्रिल हो गया, एनालोप्रिल हो गया, बेंजोप्रिल हो गया एंड क्वेनोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड हो गया। ठीक है, तो हमारा कौन से क्लास में आ गया, ACE इनहिबिटर में हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब सॉरी इसमें जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालोप्रिल, बेंजाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड, क्विनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, फिर आता है सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग। तो सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव में हमारा हो गया मेथाइल डोपेट हो गया, क्लोनिडीन हो गया, ग्वानथीडीन हो गया, मोनोसल्फेट, ग्वानाबेंजीन एसीटेट। तो ये हमारा हो गया सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग, किसके अंडर में, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में। फिर आता है थर्ड इसमें क्लास आता है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर में क्या होता है कि सोडियम नाइट्रोपरसाइड हो गया, डायाजॉक्साइड हो गया, मिनोक्सीडल हो गया, रिजरपिन हो गया एंड हाइड्रोजालिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारा और जो है वीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, तो हमारा टीमोलोल हो गया। इसमें और भी बहुत सी ड्रग हैं इस क्लासिफिकेशन में, लेकिन ये जो ड्रग है इसमें जो क्लासिफिकेशन में दिखाया गया ड्रग, ये जो है आपके सिलेबस में अवेलेबल है। ठीक है, आपके सिलेबस में इतनी ड्रग दी गई है इसलिए इसको क्लासिफिकेशन में आपको दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो ड्रग हमारे रेनिन, एंजियोस्टेनिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं रास सिस्टम, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला है कि देखते हैं कि ये किस प्रकार से एक्ट करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है रास सिस्टम का। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं किडनी से कौन सा जो है हार्मोन्स निकलता है, रेनिन होता है, एंजाइम होता है, और जो लीवर से होता है एंजियोटेंसिनोजन होता है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजन जब होता है तो रेनिन से इसमें रिलीज होता है किडनी से, तो एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है कि कन्वर्ट होता है रेनिन एंजाइम के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में जब कन्वर्ट होता है तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या होता है कि इनएक्टिव होता है, और इसमें क्या होता है फिर जो ACE होता है, सॉरी एंजियोटेंसिन फर्स्ट इनएक्टिव होता है, फिर ये एंजियोटेंसिन जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE एंजाइम के प्रेजेंस में या इसकी सहायता से एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है और ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे क्या होता है, रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। फिर जब एक्टिव होता है तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, फिर इंक्रीज कर देता है रीएब्जॉर्प्शन को। जब रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारा बीपी जो है
इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा रास सिस्टम वर्क करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो जब बीपी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा कौन सा केस हो जाएगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, फिर ये ड्रग आती है ACE इनहिबिटर। ये क्या करती है कि जो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट इनएक्टिव फॉर्म में होता है, किसके प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन सेकेंड फॉर्म करता है ACE के प्रेजेंस में। फिर ये ड्रग आती है ACE यहाँ पे बाइंड हो जाती है, ये इनहिबिट कर देती है ACE के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होती है तो क्या होता है कि फर्दर रिएक्शन नहीं होता तो बीपी का इंक्रीजमेंट नहीं होता है, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल बना रहता है। तो इसमें कुछ लैंग्वेज लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ACE इनहिबिटर वर्क्स एट द रास सिस्टम, इट इनहिबिट द एंजाइम ACE। ठीक है, ACE रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ACE, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है। एंड व्हेन एंजियोटेंसिन सेकेंड फॉर्मेशन इज स्टॉप देन फर्दर मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिट। ठीक है, जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्जन ही नहीं होगा तो फर्दर जो उसका रिएक्शन वो स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर उसमें क्या होगा कि उसमें जो है रिजल्टिंग बीपी इज डिक्रीज। ठीक है, बीपी डिक्रीज हो जाएगी। सो ACE इनहिबिटर ड्रग बाइंड विद द ACE एंड इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, सो ब्लड प्रेशर रिड्यूस। तो इसमें ये हम कुछ लैंग्वेज लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ड्रग कौन कौन से यूज होते हैं ACE इनहिबिटर में, और उसका हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका यूज देखते हैं। फिर आता है पहला हमारा ड्रग है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया है, आप इसको याद कर लीजिए। स्ट्रक्चर तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है। कोलॉजी में आपको उसका जो है फार्माकोलॉजी लिखना जरूरी होता है, इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर है। इसका यूज क्या होता है, यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड CHF, मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में भी इसका यूज करते हैं। और इसमें कॉम्बिनेशन के रूप में जैसे बीटा ब्लॉकर के साथ इसका यूज कर सकते हैं, और इसके किडनी प्रॉब्लम्स को दूर करने में इसका यूज किया जाता है। और इसमें जो हार्ट अटैक होता है उसके सर्वाइवल के रूप में भी इसका यूज हम कर सकते हैं, जो कैप्टोप्रिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ACE इनहिबिटर होता है। और इसमें दूसरा ड्रग देखते हैं, और दूसरा जो ड्रग है इसमें लिसिनोप्रिल है। लिसिनोप्रिल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, काफी भयंकर स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारे भयंकर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, तो इसके यूज हम करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में, और इसका हार्ट फेलियर में इसको यूज कर सकते हैं। हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में भी इसको यूज हम करते हैं। अगला जो ड्रग है इनालाप्रिल हो गया। इनालाप्रिल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक प्रिवेंशन। एंड बेंजाप्रिल अगला है, बेंजाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को दूर करने में इसका यूज कर सकते हैं। फिर इसमें क्विनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड है, इसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका भी यूज हम हाइपरटेंशन में और CHF में कॉम्बिनेशन में भी इसका यूज हम करते हैं। तो ये हमारा हो गया रास सिस्टम पे एक्ट करने वाला जो ड्रग है, और ये हाइपरटेंशन क्या होता है वो। तो ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारा है क्लासिफाई द डायूरेटिक्स and discuss the SAR of the thiazides and with the synthesis of chlorothiazide। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा डायूरेटिक्स जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, थायाजाइड होता है, लूप डायूरेटिक्स होता है, पोटेशियम स्पार्लिंग डायूरेटिक्स होता है। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है कि जो है डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका पूरा क्लासिफिकेशन पूरा लिखना है, और क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर भी बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें सार क्या होता है, थायाजाइड का सार क्या है, उसके सार के बारे में पूछा गया है। और उसके बाद सिंथेसिस भी है इसमें क्लोरथायाजाइड की। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स है। क्लासिफिकेशन क्या है, इसको केमिकली इसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री जो है क्लासिफिकेशन का देखते हैं। सबसे पहले जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो जो इसमें सिलेबस का अकॉर्डिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं। तो इसमें जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में क्या है कि इसमें सबसे पहला ड्रग है एसिटाजोलामाइड हो गया, मेथाजोलामाइड हो गया, एंड डाइक्लोरफेनामाइड हो गया। तो इसमें जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं लगभग सेम है, थोड़ा अंतर है। तो अगर आप एक का स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो उसमें आप मॉडिफिकेशन करके इधर उधर मतलब कि सही से अगर एक स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है, आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, जिसमें एसिटाजोलामाइड हो गया, मेथाजोलामाइड हो गया, एंड डाइक्लोरफेनामाइड हो गया। तो ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हो गया। तो ये इसमें और भी ड्रग्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में इतना ही है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं। ठीक है, फिर अगला है इसमें थायाजाइड डायूरेटिक्स है। थायाजाइड डायूरेटिक्स में सबसे पहला ड्रग है क्लोरथायाजाइड।
क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अगला जो ड्रग है थायाजाइड डाययूरेटिक, वो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तो इसमें सबसे पहला जो है डाययूरेटिक्स में क्लोरथायाजाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड हो गया, हाइड्रोफ्लोमेथाजाइड हो गया एंड साइक्लोथायाजाइड हो गया। तो ये हमारा हो गया दूसरा जो है क्लोरथायाजाइड थायाजाइड। सबसे पहले हमारा डाययूरेटिक क्लासिफिकेशन हो गया कार्बोनिक एनाइड्राइज इनहिबिटर हो गया, दूसरा थायाजाइड हो गया। अब इसमें आता है हमारा लूप डाययूरेटिक्स, ठीक है। तो थायाजाइड में हमारा थायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लोमेथाजाइड एंड साइक्लोजाइड हो गया। अब आता है हमारा लूप डाययूरेटिक्स, ठीक है। तो लूप डाययूरेटिक्स में क्या है कि इसमें लूप डाययूरेटिक का एग्जांपल है हमारा फ्यूरेसिमाइड हो गया। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी था। ब्यूटीडीन हो गया एंड ब्यूमेटिडीन हो गया एंड इथाक्राइनिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है लूप डाययूरेटिक्स। तो क्लासिफिकेशन में तीसरा क्लासिफिकेशन लूप डाययूरेटिक्स था। इसमें 3 एग्जांपल है। पहला हो गया हमारा फ्यूरेसिमाइड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसकी सिंथेसिस भी आती है। ब्यूमेटाडीन हो गया एंड इथाक्राइनिक एसिड हो गया। फिर इसमें चौथा है जो क्लासिफिकेशन में पोटेशियम स्पारिंग डाययूरेटिक्स, ठीक है। तो इसमें एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पहले क्लासिफिकेशन में। तो इसमें जो इसका एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया इसमें। फिर इसमें अमीलोराइड हो गया, ट्राइमेट्रीन हो गया एंड ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स में मैनिटॉल हो गया। तो ये इसका एग्जांपल हो गया हमारा डाययूरेटिक्स क्लासिफिकेशन। हमने यहाँ पे देख लिया, उसका स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पे देखा। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था कि डिस्कस द सार ऑफ द थायाजाइड एंड सिंथेसिस अलोंग विद द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरथायाजाइड, इसको देख लेते हैं। सार ऑफ थायाजाइड डाययूरेटिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक जो हमारा यह बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसमें एक सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, एक नाइट्रोजन के साथ इसमें एल्किल ग्रुप लगा हुआ होता है। और ये हमारा इसको हम कहते हैं सल्फामोइल ग्रुप कहते हैं। ये हमारे जो बेंजीन ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे कितने पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट हो गया सल्फामोइल ग्रुप हो गया, दूसरा हमारा सल्फोनिल ग्रुप हो गया, और इसमें 3 जो है एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। एजा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 4-5 पॉइंट इसमें बन रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें जो रिंग होती है बेंजाथायाजिडीन रिंग होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि सल्फोनिल ग्रुप एट द पोजीशन नंबर फर्स्ट इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो इस जो पोजीशन नंबर फर्स्ट है, इसमें जो सल्फोनिल ग्रुप है, ये हमारा जो एक्टिविटी इसकी जो है एक्टिविटी जो एसेंशियल होती है, अगर ये हमारा इसको हम हटाते हैं तो इसकी एक्टिविटी पूरी तरह से लॉस हो जाती है। फिर इसमें लिखते हैं सब्सटीट्यूशन एट द पोजीशन नंबर 3। पोजीशन नंबर 3 पे क्या होता है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द थायाजाइड डाययूरेटिक्स। तो इसमें जो ग्रुप लगाते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं उसके पोटेंसी को, कितना ये पोटेंट है, और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इसका हम पता लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन एट द पोजीशन नंबर 3 डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द थायाजाइड डाययूरेटिक्स, ठीक है। उसमें पोजीशन नंबर 3 पे जो है पोजीशन नंबर 3 पे जो सब्स्टिट्यूशन लगा होता है, तो ये किस लिए लगा होता है, पोटेंशियल और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करने के लिए थायाजाइड डाययूरेटिक्स के इसको हम लगाते हैं। फिर इसमें पोजीशन नंबर 2 पे जो है सब्स्टिट्यूशन लगा होता है स्मॉल एल्किल ग्रुप। अगर हम पोजीशन नंबर 2 पे लगाते हैं तो इसकी एक्टिविटी जो है एज इट इज बनी रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगला इसमें पॉइंट लिख सकते हैं लेस ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन ऑफ द थायाजाइड न्यूक्लियस इंक्रीज द पोटेंसी अप्रोक्सीमेटली 3 to 10 फोल्ड्स, ठीक है। तो इसमें कार्बन नंबर 3rd एंड 4th के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 3rd एंड 4th के बीच में डबल बॉन्ड अगर होता है तो इसकी एक्टिविटी को 3 से 10 गुना ज्यादा इसको बढ़ा सकता है। फिर इसमें अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एट द 4th, 5th और 8th पोजीशन विद एन एल्किल ग्रुप यूजुअली डिमिनिश डाययूरेटिक एक्टिविटी। तो 4th नंबर पे, 5th नंबर पे एंड 8th नंबर पे जो एल्किल ग्रुप क्या होता है कि ये अगर हम इसमें एल्किल ग्रुप लगाते हैं 4th नंबर पे, 5th नंबर पे और 8th नंबर पे, तो ये क्या करते हैं कि इसे डिमिनिश करते हैं, डाययूरेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। फिर इसमें अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन एट द पोजीशन विद एन activating is essential for the diuretic activity. The best substituents include chlorine, bromine, CF3 and NO2 groups. तो ये हमारा हो गया जो है पोजीशन नंबर 6 पे। इसमें हम क्या लगाते हैं, बेसिकली क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हमारे जो है एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होते हैं, तो उसको हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ द 6 क्लोरीन बाय द 6
अगर हम क्लोरीन को CF3 से रिप्लेस करते हैं तो इसमें पोटेंसी चेंज नहीं होती है। और अगर हम इसको पोजीशन नंबर 6 पे जो है CH3 लगाते हैं तो डायरेटिक एक्टिविटी को क्या है, रिड्यूस कर देगा। फिर अगला इसमें पॉइंट ले सकते हैं, द सल्फोनामाइड ग्रुप एट द पोजीशन नंबर 7 इज एसेंशियल फॉर द डायरेटिक एक्टिविटी। तो पोजीशन नंबर 7 पे जो सल्फोनामाइड ग्रुप होता है वो एक्टिविटी के लिए क्या है, इसेंशियल है। फिर अगर हम इस ग्रुप को रिमूव करते हैं तो उसकी एक्टिविटी कंप्लीटली जो है लॉस हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया इसमें जो सार ऑफ थायाजाइड। अब इसमें सिंथेसिस भी देख लेते हैं क्लोरथायाजाइड की। तो सिंथेसिस देखने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें। तो इसमें सल्फोमोइल ग्रुप लगा हुआ है, सल्फोनिल ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसकी सिंथेसिस हम देख लेते हैं। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसिंग ऑफ द 5-chloro-2,4 डाइसल्फोमोइल एनिलीन विद द फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें ले लेते हैं 5-chloro-2,4 डाइसल्फामोइल एनिलीन। तो इसमें ये जो हमारा 5-chloro 5वें नंबर पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, 2,4 डाइसल्फामोइल ग्रुप दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पे क्या लगा हुआ है, डाइसल्फामोइल एनिलीन विद द फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड या COH, तो इससे जब हम रिएक्शन करते हैं इसका तो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि NH यहाँ OH आके यहाँ पे ऐड हो जाता है NH2 ग्रुप के साथ में, एक H यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, फिर ये जो है जो OH है और एक H यहाँ का यहाँ से निकल के -H2O निकलता है यहाँ पे, और ये हमारा बन जाता है क्या, क्लोरथायाजाइड। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और 10 नंबर का समाप्त होता है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा डायूरेटिक्स का, और उसके बाद हमने जो है थायाजाइड का सार देखा, और इसमें क्लोरथायाजाइड का हमने सिंथेसिस देख लिया। अब इसमें देखते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब इस यूनिट सेकंड से 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट थे इसमें बन गए हैं। अब इसमें 7 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है जो पिछली बार पूछा गया है कि इसमें जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में बताना है, उसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ EC इनहिबिटर उसको हमें डिटेल में लिखना है। तो ये हमने देख लिया, उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन में हमारा इंक्लूड था। तो ये क्वेश्चन हमें समाप्त होता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन इसमें बनता है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में हमको यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग, एंड इसमें हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमारा यूज है नाइट्रेट्स का यानी वैसोडाइलेटर्स का, उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इसको देख लेते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल है तो इसमें सबसे पहला वैसोडाइलेटर्स है, दूसरा इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। वैसोडाइलेटर्स में क्या है कि एमिल नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोग्लाइसेरिन हो गया, पेंटा एरिथ्रिटोल हो गया, टेट्रानाइट्रेट हो गया, आइसोसोर्बाइड डाइनेट्रेट हो गया, एंड पायरिडामोल हो गया। तो ये हमारा वैसोडाइलेटर्स क्लास में आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारा वाइमाराप्रिल हो गया, बेपरिडील हो गया, इसको हमने अभी देखा है 10 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में, दोनों में देखा हमने। तो वाइमाराप्रिल हो गया, बिप्रमेड हाइड्रोक्लोराइड, डिल्टियाजियम हाइड्रोक्लोराइड हो गया, निफेडिपिन हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, फेलोडिपिन हो गया, नेक्रोडिपिन हो गया, निमोडिपिन हो गया। तो ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। साथ में इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो ये हमारा नाइट्रोग्लाइसरीन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हमारा जो है आइसोसोर्बाइड डाइनेट्रेट का है, और इसमें जो हमारा हो गया वारमप्रिल हो गया, बेप्रिल हाइड्रोक्लोराइड हो गया। तो इसको हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के स्ट्रक्चर में, जो हमारा वारमप्रिल हो गया, बेप्रिडिल हो गया, डेल्टीजीएम हो गया, इस सब के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में इसमें देखा था। इसमें वैसोडाइलेटर्स का स्ट्रक्चर आप इसमें इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ वैसोडाइलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसोडाइलेटर्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो नाइट्रेट जो होता है, तो एंजाइम क्या होता है इसमें ग्लूटाटेशन होता है एंड एल्डिहाइड रिडक्टेज होता है। ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है येलो। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, एक्टिवेट करता है किसको, गुआनिल साइक्लेज को। गुआनिल साइक्लेज को जब ये एक्टिवेट करेगा तो इंक्रीज क्या करेगा कि साइकिल को सीजीएमपी साइकिल को जब इंक्रीज करेगा तो ये क्या 2 काम करेगा। पहला करेगा रिड्यूस कर देगा कैल्शियम चैनल एंट्री को, और दूसरा करेगा डीफॉस्फोराइलेशन करेगा प्रोटीन काइनेज का। तो जब कैल्शियम चैनल कैंट्री को रिड्यूस करेगा या फिर डीफॉस्फोराइलेशन करेगा प्रोटीन काइनेज का, तो ये क्या करता है कि स्टॉप एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन। ठीक है, तो ये दोनों क्या कराते हैं, रिलैक्सेशन कॉज कराते हैं। तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा मैकेनिज्म हो गया इसमें वैसोडाइलेटर्स का। ठीक है, इसके एग्जांपल जो पहला हमारा एग्जांपल हो गया एरिल नाइट्रेट। एरिल नाइट्रेट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 ONO। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट with the help of the nitric oxide and due to this arterial pressure is decrease। तो इसमें कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देता है किसके
हेल्प से, नाइट्रिक ऑक्साइड की हेल्प से। इससे क्या होता है कि आर्टेरियल प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? यूज टू ट्रीट एंजाइना एंड अदर हार्ट डिसीज, इन इंडस्ट्री यूज एज ए सॉल्वेंट एंड क्लीनिंग एजेंट, समटाइम यूज एज ए एंटीडोट ऑफ द साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये हमारा एरिल नाइट्रेट हो गया। फिर इसमें आता है नाइट्रोग्लाइसिन, और नाइट्रोग्लाइसिन के और किस नाम से आता है? ग्लाइसरिक ट्राइनाइट्रेट। इसका जो है स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है CH2ONO2 CHONO2 CH2ONO2। ठीक है, ये हमारा नाइट्रोग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। यूज क्या होता है? इट इज यूज एज एंटी एंजाइनल ड्रग, इट इज यूज इन द अदर हार्ट रिलेटेड डिजीज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें सेम होता है। ठीक है, तो हमारा नाइट्रोग्लाइसिन की सिंथेसिस में हमारे सिलेबस में, तो इसमें हमने कर दिया है। ठीक है, तो ग्लाइसरॉल ले लेते हैं, CH2OH CHOH CH3OH। फिर से ग्लिसरॉल के क्या करते हैं कि हम इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा नाइट्रोग्लाइसरीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर इसमें अगला एग्जांपल है पेंटा एरिथ्रिट्रोल टेट्रानाइट्रेट। इसका एग्जांपल आप इसका जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्बन चेन है, कार्बन 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 के साथ एक H2 लगा, ONA2, यहाँ पे CH2ONO2, यहाँ पे भी ONO2, यहाँ पे CH2, यहाँ CH3NO इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज मोर देन द नाइट्रोग्लाइसिन एंड अदर एक्शन यूज एट इट इज। तो इसमें नाइट्रोग्लाइसिन के कंपैरिजन में इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अधिक होता है। बाकी सेम नाइट्रोग्लाइसरीन की जैसा इसका यूज होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, सॉरी। और इसका यूज क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना एंड द अदर हार्ट डिजीज। एंजाइना पेक्टोरिस में इसका यूज होता है और अदर हार्ट डिजीज में इसका यूज होता है। अगली जो ड्रग है वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख के याद कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है। यूज क्या है? यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट एंजाइना। इसमें जो वेरिएंट एंजाइना, एक्यूट एंजाइना, 2 प्रकार के एंजाइना होते हैं। तो ये एक्यूट एंजाइना में ज्यादातर यूज होता है, और सबलिंगुअल और इसमें च्यूएबल टेबलेट्स होते हैं ये आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। इसकी सिंथेसिस हमारे सिलेबस में है, इसलिए इसमें हमने लिख दिया है। ये आप 2 नंबर के क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। अगला जो ड्रग है इसमें डाइपाइरिडामोल हो गया। डाइपाइरिडामोल में इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसका यूज भी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम होता है। तो ये हमारा यूनिट 2 का यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चंस हमने 2 नंबर के क्वेश्चन देखे, 10 नंबर के क्वेश्चन देखे और 7 नंबर के क्वेश्चन देखे। इसमें आपका सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका कवर हो चुका है। यूनिट 2 से ऑलमोस्ट अभी सिलेबस में इसमें कवर हो चुका है। ठीक है, तो यूनिट 2 यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का समाप्त होता है। यूनिट 1 हमने पहले डिस्कस कर लिया, जिसकी वीडियो आपके चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लोग देखते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में, कुछ उसमें देखेंगे यूनिट के बारे में क्या क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, उसका सोल्यूशन देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।